आइए साथियों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसे कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न है 21 वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है और किस वर्ष कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर जानने से पहले थोड़ा सा हम कलम ले लेते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, ये उस समय आपको बंगाल के गवर्नर जनरल जब थे, आपको वारेन हेस्टिंग, कौन थे? वारेन हेस्टिंग जब थे गवर्नर, उसी समय ये आया था। आपको ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और आपको याद होगा कि वारेन हेस्टिंग जो थे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, वारेन हेस्टिंग बने थे आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को एक साथ ही कर दिया गया, और जो गवर्नर थे बंगाल को, उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल। यानी एक गवर्नर जनरल और इनके साथ 4 अन्य लोग थे जो मिलकर ये प्रशासन का कार्य पूरे को देखेंगे। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, खासकर कि क्या हुआ था कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इलाहाबाद संधि के बाद आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो है, ये 3 क्षेत्र जो है, ये मुख्य रूप से तीनों बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। यहाँ पर जो है न, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसको मिल गया? तो अंग्रेजों को मिला। यानी रेवेन्यू टैक्स जो मिला था, किसको मिल गया था? अंग्रेजों को। यहाँ से टैक्स वसूलने का अधिकार जैसे ही अंग्रेजों को मिला, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के द्वारा, इनके द्वारा कुछ पैसा कंपनी में जमा किया जाता था और कुछ पैसे अपने पास रख लिया जाता था। जिससे धीरे धीरे देखते देखते कंपनी जो हो गई थी, क्या हो गई थी? घाटे में चली गई थी। इसके बाद आपको इससे बचने के लिए, क्योंकि कर्मचारी जो थे वो करप्शन बहुत करने लगे थे, यानी भ्रष्टाचार करने लगे, जिसको देखते हुए आपको ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था एक भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए। उसी का नाम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, और इसके तहत कई कार्य किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था ब्रिटेन के द्वारा, और इसी के तहत 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, जिसके पहले चीफ जस्टिस जो थे, पहले आपके चीफ जस्टिस अगर पूछ दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो याद रखेंगे सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था उनका? तो सर एलिजा इम्पे। याद रखेंगे, सर एलिजा इम्पे थे। इनके साथ अन्य 3 अन्य भी जज थे, जिसे चेमेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी नंबर ऑप्शन 1774। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः यहाँ पूर्णतः समाप्त किया गया? व्यापारिक अधिकार यानी ट्रेड मोनोपोली, यानी एक ही व्यापारी है। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है एक क्षेत्र में, और यहाँ पर रहने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति होगा तो उसी का अपने हिसाब से जो काम करेगा उसी के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए यहाँ कोई सब्जी बेच रहा है, अगर 20 रुपये केजी बेच रहा है, अगर आपका एक ही दुकान है, तो आपको मजबूरी है कि इसे ही खरीदना पड़ेगा, यानी इसका यहाँ पर क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। उसी तरह ब्रिटेन की जो कंपनियाँ थी, उसे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था, यानी ट्रेड मोनोपोली था, यानी वही अकेले व्यापार करती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि चार्टर्ड एक्ट जो 1813 जब आया, चार्टर्ड एक्ट आया था 1813 में, जब ब्रिटेन से आया, तो इस चार्टर्ड एक्ट के तहत कहा गया ना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार इंडिया में है, उसे क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और केवल बाई केवल कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल चीन के साथ 20 वर्षों तक व्यापार करेगा, जिसमें उसका एकाधिकार रहेगा। और व्यापार किसका करेगा? तो आपको चाय का व्यापार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार केवल मिला किसके साथ? चीन के साथ, कि 20 वर्षों तक जाइए आप चाय का व्यापार कीजिए, इसमें दूसरा कंपनी नहीं जाएगा। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 में भारत में उसका एकाधिकार समाप्त किया गया। उसके बाद केवल कहा गया चीन के साथ व्यापार किया गया, आप कर सकते हैं। फिर जाके 1833 में जब चार्टर्ड एक्ट आता है, इस चार्टर्ड एक्ट के तहत कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, यानी चीन के साथ जो 20 वर्ष का मिला था वो भी उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे यानी 1813 में 20 जोड़ेंगे तो 1833, यानी 20 वर्ष के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहले तो भारत में समाप्त किया गया 1813 में, और चाइना के साथ दिया गया था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो सवाल पूछता है किस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक अधिकार को अंशतः यहाँ पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो याद रखेंगे 1813 चार्टर्ड एक्ट और 1833 में ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी के पूरे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक ही काम हो बच गया, क्या करना, तो भारत में शासन करना, यानी व्यापार अब नहीं करना है, क्या करना है, भारत में शासन करना। इसे भी याद रखेंगे। एक सवाल और भी पूछ देता है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखेंगे आपको 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत जो थी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे पहले उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो याद रखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये नाम याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, यानी विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन का गठन किया गया। ये लॉ कमीशन के गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, यानी ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किसने किया, तो उस समय आपके गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो लॉ कमीशन बनाया गया, इस लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष किसे बनाया, याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अब विधि आयोग का गठन क्यों किया गया, याद रखेंगे भारतीय कानून जो थी पहले से जो चल रही थी, भारतीय कानून को लिपिबद्ध करने के लिए, यानी भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए लाया गया था विधि आयोग। आपको पता होगा कि गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को भी जोड़ा गया था, यानी जो लॉ की जानकारी रखता था, तो इसीलिए बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इसे आप याद रखें, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अध्यादेश मतलब होता है ऑर्डिनेंस, क्या होता है, ऑर्डिनेंस जारी करने का। देखिए अध्यादेश होता क्या है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अध्यादेश जो है ये क्या होता है, एक प्रकार का कानून है। जिस तरह अभी राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं वो भी क्या एक प्रकार का कानून, जिस तरह संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ कानून कौन बनाता है, संसद के द्वारा। अगर संसद का सत्र यानी सेशन नहीं चल रहा होता है उस समय अगर कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, और अध्यादेश एक प्रकार का कानून बना दिया जाता है। कब तक के लिए, तो आपको 6 सप्ताह के लिए, यानी 6 सप्ताह तक ये चलता है। उसके वजह से ही संसद का सत्र स्टार्ट होता है, उसी के अंदर ये दोनों सदन से पारित करवा लिया जाएगा तो ये लंबे समय तक चलेगा। अगर दोनों सदन से पारित नहीं होगा तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो सवाल पूछता है अध्यादेश की न्यूनतम अवधि कितने दिन का होती है, तो 6 सप्ताह की। क्या होती है, 6 सप्ताह। जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट होगा तो इसे पारित कराना पड़ता है दोनों सदनों से। अब है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की चर्चा भी हमारे संविधान के कितने नंबर आर्टिकल में किया गया है, तो 123 नंबर आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया। तो यही सवाल है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रेरित कहाँ से है। आपको पता होना चाहिए भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, ये भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, याद रखेंगे 75 से 80% जो प्रभाव केवल है भारत शासन अधिनियम का, जो हमारा संविधान है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का। तो यहीं से प्रेरित है राष्ट्रपति का अध्यादेश। उसी तरह राज्यपाल भी राज्य में राज्यपाल भी जो होता है वो राज्य में अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। इसकी चर्चा भी आपको संविधान के आर्टिकल नंबर 213 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 123 में। कोई भी पूछे अध्यादेश क्या है, तो एक प्रकार का कानून है जो संसद के द्वारा बनाया जाता है, कानून उसी तरह का कानून होता है। लेकिन कंडीशन यही है कि इसका न्यूनतम अवधि 6 सप्ताह की होती है, दोनों सदनों से पारित कराकर ये लंबे समय के लिए बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय विधायिका में प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी प्रथम बार हमारे जो विधायिका जो है यानी लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर सिस्टम है, उसमें पहली बार 2 सदन बनाया गया। देखिए 2 सदन बनाया गया आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, यानी इसमें क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। जैसे एक का नाम था, आपको याद रख सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, एक का नाम था आपको काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी इसी को हम लोग राज्यों का परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्यों का परिषद कहते हैं। प्रेजेंट में इसी को हम लोग समझ सकते हैं राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। और एक का नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव, क्या नाम था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव था, यानी इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय विधानसभा। लेकिन प्रेजेंट में समझिए ये लोकसभा है, प्रेजेंट में क्या है, इसी को समझते हैं लोकसभा, यानी हाउस ऑफ पीपुल जिसे कहते हैं। तो ये पहली बार इस तरह की व्यवस्थाएं की गई आपको भारत शासन अधिनियम
19 के तहत, यानी ये लोकसभा प्रेजेंट में हो गया, ये राज्यसभा, जिसे आप कहते हैं ना कि संसद में कितने सदन हैं, तो 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये क्या होता है, एक राज्यसभा, यानी ऐसी व्यवस्थाएं हमारे भारत शासन अधिनियम 1919 में ही आया था, ठीक है, जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ दिखाई देता है। जो संसद में कहते हैं ना, संसद में कितने सदन, 2 सदन। संसद में अंक कितने होते हैं, अगर पूछ दे संसद में अंक कितने होते हैं, तो बताएंगे हम लोग 3। कौन कौन, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे भी पूछता है संसद का निर्माण किससे होता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया, जबकि राज्यसभा की चर्चा 80 में, लोकसभा की चर्चा 81 नंबर आर्टिकल में किया गया है। तो इस तरह हमने 5 प्रश्नों का ये आपके साथ विश्लेषण रखा, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, और भी प्रश्नों को देखेंगे इंडियन पॉलिटी का, इसी तरह अदर सब्जेक्टों को भी देखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो था जिस पेपर हम लोग चर्चा किए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।